अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अहम इश्यूज़ में इसलिए कहता हूँ, हर रोज़ नई डेवलपमेंट है तो अब तक बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो मिनी बजट हुकूमत वक्त ने पास करा लिया, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ से मेरा सख्त शदीद इख्तलाफ है। मैं तफसीली बात मैं वो करूँगा। फिर मैं रात एक स्पेस पे मौजूद था ट्विटर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त कर रहे थे बिला वजह वही एक तरीका वारदात रखा हुआ है हर एक ने कि इल्ज़ामात की बौछाड़, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जो आमरीत की बातें करते हैं, जो आमरीत की ये बातें करते हैं सारे, इन सब ने तो हर आमरीत के दौर को प्रोटेक्शन दी है। अगर मार्शल लगा है आर्टिकल 270 डबल ए, वो मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, आज मैं अनोखी बात कर रहा हूँ, लेकिन चले मैंने बात छेड़ दी है तो वो उतना कर, मैं इस पर तफसीली बात फिर मैंने करनी है। फिर मैंने जिक्र किया, मैंने बताया रीजनिंग, किसी जजों ने ओथ लिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, उनको आपने अपनी हुकूमतों में नवाजा है। राना शमीम के हवाले से मैंने बताया, इसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ में ओथ लिया था PCO के तहत, तो उसको फिर नवाजा क्यों है। वो कई ऐसी बातें हैं, वो फिर बातें सारी होने वाली हैं। 270 डबल ए आर्टिकल मैंने अब याद रखना है आपने। जो फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाना या ISI पे इदारों पे इल्ज़ाम बड़ा आसान काम है, जो मर्ज़ी कर दें, लेकिन बंदा सोचता नहीं है इस हवाले से कि है क्या। इस पर मैं कोशिश करता हूँ इन सब लोगों पे जवाब देने की, जाकर हम पता नहीं होता ना, फिर बताना पड़ता है। आपको पता है ज़मीनी बजट के हवाले से, और आखिर में मैं राना शमीम के हवाले से कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले चलते हैं बजट की तरफ। और बजट में जाने से कबल जब इमरान खान साहब से पूछा, 2-3 सवाल बड़े पूछे। वो सवाल हुकूमत जाने और आने के हवाले से है, नवाज़ शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में है, और जॉब एप्लीकेशन। अच्छा मुस्कुरा रहा हूँ, शहबाज शरीफ का बेहतरीन जवाब दिया, नवाज़ शरीफ का भी चेहरा बेनकाब रख दिया। छोटा सा क्लिप है, जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शो कर रहा है, एक स्टेट्समैन का बात कर रहा है, सुनिएगा। खान साहब फ्रेश इलेक्शन हो गए हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक कोई समझौता। खान साहब एक क्वेश्चन, खान साहब एक क्वेश्चन, खान साहब एक क्वेश्चन, खान साहब थैंक यू। खान साहब वो यार सुनने दो यार, खान साहब सवाल ले लो यार। शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ जमानती थे सर। फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे या सूटियां तोड़ देंगे? और यार क्या सुनने दो यार, शहबाज शरीफ जमानती थे सर। की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। जी, आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो क्लिप सारा सुन लिया, सारी चीज़ क्लैरिटी, डील शील सब मट्टी में डाल दी उन्होंने, मट्टी में, यानी आप रौंद कर रख दी पाँव के नीचे, और मुख्तसर सी बातों में सारी बातें क्लियर करके। अब चलती हैं आपको लेकर असेंबली के फ्लोर के ऊपर, ज़रा देखिएगा मछली मंडियाँ। तौबा, ये हमारे नुमाइंदे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी स्पीकर। ज़ुबान मैं नहीं चलाना चाहता जिस तरह की ज़ुबान है, हंगामा मार कुटाई आपने वो सारा देख लिया। और वहाँ और पीपल्स पार्टी की जो शगुफ्ता जुमानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गजाला सैफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। फिर आप देखिएगा, चेहरे देखिएगा, नवीद कमर मूँछों वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके बैकग्राउंड पे चले, मैंने आवाज़ नहीं मैं सुनाता, लेकिन बैकग्राउंड पे ये सारा चल रहा होगा। आप देख के कई मुझसे उस पेस पे ये पूछा कि हुकूमत वक्त क्यों नहीं बात करती। भाई ये हुकूमत वक्त स्टेट्समैन बने, जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है बड़ी ज़बरदस्त इकदाम है, मैं बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ। पार्लियामेंट में तो आपको सीरियसनेस शो करनी चाहिए। मिनी बजट पे एतराज़ात हैं, आएँ एक कौम को बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप एतराज़ात, मुझे भी एतराज़ात है, मैं आपके सामने बताऊंगा क्या एतराज़ात है, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे आप क्या हुआ है। आपको पता है, और कापियाँ फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव करना, लेकिन इससे क्या हुआ कि बजट तो पास हो गया, मिनी बजट। अब ये मिनी बजट और
ठीक है ना जी। और इलेक्शन जो है ना, तीसरी ऑर्डिनेंस की जो तरमीम है, तौसीक की करारदाद भी मंजूर कर लिया। आपको पता है आर्टिकल 89 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके आईने पाकिस्तान 1973 में चलाता हूँ आपके सामने। 120 आर्टिकल 89 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन के लिए, ठीक है ना जी। ये पता कौन सा ऑर्डिनेंस है? 72 72 इसहाक डार। 120 दिन पूरे हो गए ना जी, तो उसके बाद आप सादा करारदाद से पास कराना है तो 120 दिन के लिए फिर राफिल अमल होगा, तो 240 दिन के लिए फिर ये ऑर्डिनेंस, तो इसमें सागदार फारिग हो जाएंगे। ये भी आप बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा, वो भी उन्होंने मंजूर करवा लिया है, ठीक है ना जी। और अब 144 अशिया पर टैक्स लगेगा, जीएसटी 17%, 360 अरब के और नए टैक्सेस शामिल हैं। चूँकि अभी हम दिसंबर में आगे 6 महीने पड़े हैं, जून में अगला बजट आना है जो जून से इतलाक़ होगा। कई जगह सेल्स टैक्स 5% था, 12% था, सबको 17% पर उन्होंने लगाने का कह दिया है। और इसे साढ़े 352 अरब से ज़्यादा की रिकवरी के हवाले से कह रहे हैं। इसी तरह जो है ना मोबाइल के ऊपर वो 10% था, 10% से बढ़ाकर उसको 15% कर रहा है, जिससे ये कहना है कि 7 अरब रुपया उससे हासिल होगा। अब दरामदी माल के हवाले से कई जगह पर हैं जहाँ पर ज़ीरो रेटिंग टैक्स आती थी, यानी सिर्फ ज़ीरो टैक्स चार्जिंग तो लेनी है तो ज़ीरो चार्जिंग, वो 17% दोबारा बहाल कर दिया। शीरखार बच्चों का जो दूध है ये एक लिहाजा अच्छा है, जाके माँ के दूध के करीब रहें आप। तो मैं इस पर बड़ा शदीद इख्तलाफ रहा, ये दूध थोड़ा देते हैं यहाँ पर जो डब्बों में जो दिया जाता है वो तो वाइटनर है या क्या है। और जैसे साकिब निसार साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था उस पर, चले बहरहाल उस पर भी 17% टैक्स लगेगा और 6 अरब के करीब इससे रेवेन्यू हासिल होना है। ड्यूटी फ्री अशिया जो है शॉप, ये आम आदमी से रिलेटेड नहीं है, इस पर भी 17% सेल टैक्स की बात हो रही है। जिस पे प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा। और ब्रेड तैयार करने वाली बेकियों, रेस्टोरेंट और फूड चेन और दुकानों पर 17% सेल टैक्स, ये मैं कहता हूँ ज़्यादती है। ब्रेड मान लिया कि बड़ा तबका नहीं, गरीब लोग नहीं खाते, लेकिन जो भी खाते, लेकिन ये ब्रेड पे सेल टैक्स नहीं लगना चाहिए था। 5 अरब रुपये, ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक ये सोचना चाहिए कि इसमें कोई छूट हो सकती है तो कंसिडर करना चाहिए आपको। ब्रेड पे मैं नहीं समझता। हाँ ठीक है, रोटी, नान, चपाती, शीरमाल वगैरह जो है ना, तंदूर बदसूर, उस पर नहीं लगेगा जी। और इसी तरह जो है ना जी, अपना खाने और मिठाइयाँ तैयार करने वाले होटल्स जो हैं, कैटरर्स, दुकानों, रेस्टोरेंट पर 7.5% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा और इसे यकीनन होटलिंग महंगी होगी। दरामदशुदा सब्जियों पर 7 अरब रुपये टैक्स आयद किया ताकि लोकल सब्जियां इस्तेमाल करने की हों, लेकिन वो आपको पता है क्वालिटी का मसला है, तो वो भी एक बड़ी क्लास को, अमीर क्लास को ही ऐसे टैक्स करने का। गरीब आदमी तो नहीं लेता ना जाके पैकेट में सब्ज़ी, वो तो जाएगा बाहर से दुकान से सब्ज़ी लेगा, लेकिन सब्जियों के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है, आपको पता है चावल, गंदम और मैदा के आटे की मुकामी सप्लाई मुस्तस्ना रहेगी, एग्जम्पशन रहेगी। माचिस पर टैक्स लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए था। डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉसेजेस, मुर्गी का गोश्त और दीगर मुझे किसी ब्रांड या ट्रेड नाम से आते हैं, 17% सेल टैक्स उस पर भी आ गया है। हालांकि आम मुर्गी पे नहीं लगाया उन्होंने। और पैकिंग में फ़रोख्त होने वाले फ्लेवर्ड दूध वगैरह है वो 10% पहले था, 17% कर दिया है। और दही, मक्खन, देसी घी, दूध और क्रीम पर भी 10% सेल टैक्स लगाया जाएगा। और जो अगला जो है ना, मोबाइल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये जो है ना, जिस पर मुझे शदीद एतराज़ है, इसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स नहीं होना चाहिए। मेरा इस पर बड़ा वैलिड ग्राउंड है। पहले ही ताज हमारा जो ज़िम्मेदार है वो मरता है, कमाता तो बीच का सेंटर का है, जो होल सेलर है, फिर रिटेलर की हद तक। कीमत प्राइस फिक्सेशन का चीनी में बड़ी मुश्किल से फिक्स किया, गंदम में मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ जो है ना, ये मैं समझता हूँ खेत की तैयारी के आलात, बीज और पौधे लगाना, आपाशी, नकासे आब और ज़रूरी केमिकल की तैयारी, खटाई, थ्रेशिंग और पैडलिंग आलात पर 5% से बढ़ाकर 17% लगा दिया। और पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी पर भी GST 7 से बढ़ाकर 17% लगा दिया गया। ठीक है ना जी। देखें, ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर आपको टैक्स वापस लेना चाहिए। और ये भी मैं समझता हूँ इस पर भी नहीं लगना चाहिए था। तवानाई के काबिल जदीद ज़राए जो है ना, जैसे सोलर और विंड, आपाशी के आलात पर भी टैक्स लगेगा। ऑयल सीड्स की दरामद पर टैक्स की शरह 5 से बढ़कर 17% कर दी गई है।
कोयले पे लगाना है वो ठीक है, लगाते रहे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये एग्रीकल्चर प्रॉब्लम मेरा शदीद एतराज़ात है। पहले ही हमारा हाल बहुत बुरा है। ठीक है, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आपको आ जाए, लेकिन यहाँ आपको एडवांटेजेस देनी है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं। ठीक है ना जी। और इस बजट से डेफिनेटली महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। मैं ये कहूँ कि नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी ना, इसे 17% आप जब आ जाएगा। और वो एक अलग बात है कि इसका इम्पैक्ट आम प्रोडक्ट के क्या पड़ता है, गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। कि ये तो बेसिकली ज़्यादातर अपना जो अच्छे वाले मुतवसत तबके से बढ़ के लोग हैं, जो पैकेज वगैरह की चीज़ें खाते हैं, उन पे बोझ आना है। लेकिन एग्रीकल्चर का अल्टीमेटली इम्पैक्ट ज़रूर आएगा इसके ऊपर। ये सोचना है कि ये टाइम था या नहीं था, ये सोचने वाली बात है। हुकूमत को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाले मामले में ना अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जी, बहुत अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है जो बातें करते हैं कि मीडिया आज़ाद है। बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ और माफिया किस तरह अपने मनपसंद लोगों को लीड करता है। और जनाब फरीद कुरैशी साहब का ARY से ताल्लुक़ है, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी, ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदारी से काम। मुझे भी उनके कई मामलात पे एतराज़ है। और वो जब नवाज शरीफ के हवाले से जब वहाँ गए, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने किस तरह इस मामले को, तो नवाज शरीफ कहे बगैर तो नहीं हो सकता ना, और पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ को और उनके हवारियों को कि फरीद कुरैशी साहब से माफ़ी मांगे इस बारे में। और मीडिया जो पाकिस्तान में है वो कौन के देखते हैं कितनी सहाफ़ी तंजीमें इस पर बात करती हैं। और बहरहाल मेरी तरफ से जो है ना, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कुछ दोस्तों ने, इरफान हाशमी ने, और बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की मौजूदगी, नवाज शरीफ खुद जानते हैं उसको, नवाज शरीफ ना जानते हो। और उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि फरीद कुरैशी ने जब इरफान हाशमी की जब बताया चार्ल्स गुथरी के राना शमीम का किरदार बेनकाब किया और उन्होंने ट्वीट किया, उनसे बहुत बर्ची लगी हैं। वो वाले ट्वीट भी चल रहे होंगे और बाकी ट्वीट भी चल रहे होंगे। और फिर सुनिएगा जो वीडियो बनाते जो सवाल कहे उन्होंने, वो देख लीजिए। I don't need your permission. I don't need your permission. मेरे साहब ये रोक रहे हैं वीडियो बनाने से आपके सिक्योरिटी गार्ड। You can't stop me. You can't stop me. You can't touch me. You can't touch me. Don't come close. You can't touch me. You don't come close to me. You don't come close to me. Who are you? What's your name? I will report you to SIE. तो ये इसका काम नहीं है यार, ये क्यों रोक रहा है? So don't come close. If he asks you something, let's just cope with him. No. So He asked me to stop filming. Why? okay, then you He close doesn't it. have rights. Then don't go to this Don't come person's close. place. Yeah. That's it. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं। GNN न्यूज़ पे बड़े ज़बरदस्त सवाल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी एक नुमाइंदे बैठे थे, वकील हैं वैसे वो, और साबर बलोच साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन जवाब मैंने बड़े ज़बरदस्त दिए। प्रोग्राम काफ़ी लंबा होना है, जितना प्रोग्राम छोटा रखने के लिए वो शॉर्ट है वो मैं चला रहा हूँ ताकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को। सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बलोच साहब की एक बात का जवाब दे दूं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि अदालतों के मामले में अदालतों पर अगर बेजा इल्जाम लगाए जाएं, उन्होंने आकर प्रोटेक्ट करना होता है और ये जिम्मेदारी है। वो बलोच साहब इस हवाले से ठीक है कि आपको याद होगा कि राना शमीम साहब को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत नवाजा है। 2 साल GB के रिटायरमेंट से पहले उनको वाइस चांसलर जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लगा दिया गया था और 30 लाख रुपया महाना तनख्वाह ले रहे हैं। वो आते जाते पढ़ाते पढ़ूते कोई नहीं है। अब आते हैं आप अगले जवाब की तरफ। आप बड़ा सिंपल सा याद रखिएगा, नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हुई है, एवनफील्ड के अंदर और अजीजिया के अंदर। एवनफील्ड में उन्हें सस्पेंशन हो गई थी, वो सस्पेंशन बहुत अरसे बाद जाके हुई थी और जमानत मिल गई थी।
एवन फील्ड के और अल अजीजिया के अंदर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर 8 हफ्ते की इजाजत मिली थी उनको, और लाहौर हाई कोर्ट में आकर उन्होंने ECL में नाम को चैलेंज किया, जहां अरबों रुपए की शोटी का कहा गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उन्हें कहा कि इन्हें जाने की इजाजत है, और गारंटी ली थी शहबाज शरीफ ने, और कहा गया था कि बाकायदा पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल करेंगे। ये 2019 नवंबर की बात है, और केस लगना था मार्च या फरवरी 2020 में। आज 2 साल हो गए हैं, वो केस पता नहीं ना नैब लगवा सकी ना हुकूमत वक्त को अच्छा हो गया कि ख्याल अब आ गया है कि उस केस को लगाया जाए। अब देखना ये है कि हालात और वाकयात क्या है। नवाज शरीफ वहां पर गए हुए हैं विजिट वीजे के ऊपर, विजिट वीजा में मल्टीपल एंट्री होती है, 6 महीने बाद आपको एग्जिट होकर वापस आना होता है। यहाँ जो कि कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वहां ठहर गए, और मामला अब उनका चला गया फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के पास, कि जहां उनकी जो पासपोर्ट चुके यहाँ खत्म हो चुका है उनका वीजा के कॉन्टेक्स्ट में, और ये एफिडेविट जितना भी ये बनाया गया है इसका मकसद था वहां पर इस्तेमाल करने के लिए ताकि वीजा में एक्सटेंशन मिल सके, जो कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वहां पर नहीं ठहरे, ना वहां उन्होंने इलाज कराया, ना पीरियोडिक रिपोर्ट्स डेविड लॉरेंस के अलावा किसी की रिपोर्ट, ना किसी अस्पताल में गए। आज देखे ना, आज बातें हो रही है डीलों की, आने जाने की, इसका मतलब है मेडिकल ग्राउंड कोई नहीं है उनकी। यानी ये सब लोगों को तो ये कहना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब तो मेडिकली अनफिट हैं, वो यानी ये जो मैं बात समझ रही हूँ, आप जो बात कर रहे हैं उससे जो मुझे समझ आ रही है कि वो जो एफिडेविट की बात है वो इस्तेमाल हुए, राना शमीम साहब इस्तेमाल हुए उस एफिडेविट के लिए। यही बात आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत में की है कि राना शमीम साहब को मान लेना चाहिए कि वो इस्तेमाल हुए और उनको माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद मैं अदालत में कहूंगा कि ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। यही बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि वजह क्या है कि, और ये दूसरा जो कहते हैं ना कि मेरी बीवी से वादा किया हुआ था, बीवी से वादा किया था, जाके बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एफिडेविट देते बाहर जाए, और फिर जाकर नवाज शरीफ मार्बल आर्च के अंदर वो एफिडेविट उनके सामने साइन कराना, तो नजर आ गया ना कि ये सच और झूठ, ये कंटेंट का मामला ही नहीं है। ये मामला नजर आ रहा है कि किसी एक बंदे को फायदा देने के हवाले से और बेनिफिशियरी के कॉन्टेक्स्ट में है। अब सवाल यहाँ पर बड़ा सीधा सा है कि यहाँ अगर पाकिस्तान से बाहर से अगर वापस लाना है, चूंकि एक्सट्रेडिशन के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिपोर्ट होना इतना आसान नहीं है। जब तक फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल से सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल से फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल से अगर फर्ज करें उनका वीजा का मामला खत्म हो जाता है, उन्हें इजाजत नहीं मिलती, तो सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, मामला फिर पड़ा रहेगा और साल लग सकते हैं। अजहर साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अचानक से जब एक माहौल ऐसा बना कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है अब वापस आने वाले हैं और वापस आके पता नहीं क्या हो जाएगा, इसी तरह की कुछ बातें की जा रही थी नून लीग की जानिब से, आपको लगता है कि हुकूमत इसके बाद ही एक्टिव हुई है? उससे पहले क्यों नहीं ख्याल आया? हाँ, कह देते थे मीडिया में आके कि हम उनको वापस लेकर आएंगे, उनको वापस आना चाहिए, झूठ बोल के बाहर गए हैं। हालांकि जिस तरह से वो बाहर गए थे, वो मेडिकल बोर्ड जो बना था वो भी हुकूमत ने बनाया था। इनकी वज़ीर सेहत ही आकर मीडिया पर बताया करती थी कि कितनी तबीयत खराब है नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद में ये कहते हैं कि वो झूठ बोलकर बाहर गए। समझ नहीं आती है बात। देखिए, असूली तौर पर तो हुकूमत से ज्यादा ये बुनियादी तौर पर नैब की कोताही है, जो कि वजह ये है कि नैब को ये सारे मामले में नैब के खिलाफ था। हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन ECL में से अगर नाम निकाला था तो इनके कॉन्टेक्स्ट में था, इन्हें आना चाहिए था। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको याद होगा, मेडिकल ग्राउंड के हवाले से जब जमानत मुस्तरद हुई थी, जब जमानत दी गई थी और कहा था हुकूमत पंजाब इसको फैसला करे, इन्होंने महीने लगा दिए तो उसको फैसला करने में। यहाँ भी ये मामला बड़ा सा, ये आगे और हाई कोर्ट में दरखास्त देके ये कहते कि वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बाहर गए हैं, और 4 हफ्ते की इजाजत लेकर गए थे, इन्होंने इलाज कोई नहीं कराया, मेडिकल पीरियोडिक रिपोर्ट नहीं दी है, वो सारा लेकर आए। और ये जो बात अब नजर आ रहा है, ये सारे पॉलिटिकली खेल रहे हैं। गवर्नमेंट को अब सीरियस एक्शन लेना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान में लाना चाहिए ताकि वो यहाँ पाकिस्तान। जी, आपने वो सारा प्रोग्राम सुन लिया। मैं कोशिश कम करता हूँ मेन मीडिया स्ट्रीम में जाने की, लेकिन कोई बुलाते हैं तो मैं फिर अपनी बात करता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जा सकूँ। वक्त नहीं होता मेरे पास। आप तक सारी पोजीशन मैंने रख दी है। अगली कुछ 2 अहम डेवलपमेंट है, वो अगले प्रोग्राम में मैं बताऊँगा। इजाज़त दीजिएगा। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, आज फ्राइडे है और 31 दिसंबर सुबह 7:15 बजे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।